नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो सीडीपी की क्लास कंडक्ट किए हैं बाल विकास और शिक्षण विधियों के, आज इसमें पार्ट नंबर 8 है। और पार्ट नंबर 8 में हम 17 जनवरी को जो 2023 में पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर वन उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके साथ में सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट हुआ है या इस टाइप से अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। सबसे पहले शीर्षगामी को समझ लेते हैं। शीर्षगामी क्या होता है? विकास की ऐसी पद्धति जो सिर से पैर की ओर बढ़ती है, यानी कि ये सिर से पैर की ओर जब जाती है, विकास प्रोसेस होता है, तब उसको बोलते हैं शीर्षगामी। इसको बोलते हैं जो है लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होता है। कहां से शुरुआत होती है? सिर से। किधर की तरफ जाता है? पैर की ओर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, सिर से पैर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है? देखिए, अनुवांशिक कारक क्या होता है? ये जो हेरिडिटी का जो कारक है, जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है, वह कारक हमारे अनुवांशिक कारक होते हैं। क्या जो विकास में प्रभावित होते हैं, जो विकास की में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्या सामाजिक जो तथ्य हैं वो हमारे हेरिडिटी में आते हैं या हमारी अनुवांशिकता में आते हैं? आप कहेंगे नहीं। शैक्षणिक संस्थाएं, ये भी नहीं आती है। जैव परिपक्वता, यह आती है जैविक परिपक्वता। जो जैविक परिपक्वता है वह हमारे अनुवांशिक कारकों में आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रथाएं, यह नहीं होता है, क्योंकि हेरिडिटी जो है सांस्कृतिक प्रथाएं नहीं है, ये तो सोशल में जिस तरह से व्यवहार करता है डेवलपमेंट, उसी प्रकार से उसकी सोच पर डिपेंड होता है कि उसकी सोच क्या है और किस तरह से वो अपने आप को मॉडिफाई करके आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। हो सकता है बालक को अच्छी शैक्षणिक शिक्षाएं ना मिले और अच्छा एजुकेशन ना मिले, तो वो बहुत अच्छा एजुकेटेड नहीं होगा, उसमें जो है कई कमियां रह जाएगी। लेकिन अगर शिक्षा का स्तर मिल गया तो जाहिर सी बात है वह अपने आप को प्रोग्रेस कर लेगा। लेकिन अनुवांशिक लक्षण शैक्षणिक संस्थान में नहीं मिलेंगे, ना तो सामाजिक नीतियों में मिलेंगे, ना ही सांस्कृतिक प्रथाएं में मिलेंगे। मिलेगा कहां पर? जैविक परिपक्वता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्रथम संस्था है? सामाजिकरण की प्रथम संस्था उसका परिवार होता है। क्या होता है? परिवार के सदस्य। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसको देता है? माता, पिता, भाई, बहन या अपने परिवारजनों को? परिवारजनों को, परिवार के लोगों को, परिवारजनों को देखता है। और ये उसका क्या होता है? प्राथमिक संस्था होती है। ये प्राथमिक संस्था होती है, ये प्राथमिक। तो आप बताइए द्वितीयक क्या होगी? आप कहेंगे द्वितीयक जो सोशल होगा, यानी समाज होगा। समाज, विद्यालय, ट्रस्ट, जो ट्रस्ट चलते हैं वो, धार्मिक संस्थाएं, जब बालक थोड़ा थोड़ा संज्ञान की स्थिति में आता है, तर्क को समझने लगता है, ज्ञान को प्राप्त करने लगता है, तो उस पर समाज का, विद्यालय का, ट्रस्ट का, धार्मिक संस्थाएं, इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन पहली प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार, फैमिली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त अवस्था के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? कब ये कंडीशंस होती है जो मूर्त अवस्था में तार्किक रूप में सोचने लगते हैं? तो देखिए, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है जीन पियाजे की, वो क्या है। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। पहला था संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक। और आपके ऑप्शन चारों दिए गए हैं। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष के लिए होता है,
इसमें क्या होता है, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। इसे विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, वही इंद्रियों से, जैसे नाक, आंख, कान, इन सबसे, त्वचा से, इन सबसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसको अगर कोई चीज टच करिएगा तो वह उस तरफ मुड़ के देखेगा कि वो, अगर आपने बहुत ज्यादा हार्डली टच कर दिया तो रोने लगेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, वह इंद्रियों से बोलता है। जैसे आप जैसे आप बच्चे के सामने मूवमेंट करेंगे, 2 साल के बच्चे के सामने, उसी प्रकार से वो भी मूवमेंट करेगा। अब आता है पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 साल से 7 साल तक के पीरियड के लिए होता है, 2 साल से 7 साल। अब उसके बाद आता है 7 साल से 11 साल, यानी मूर्त संक्रियात्मक प्रोसेस होता है, मूर्त संक्रियात्मक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वही वास्तव में सत्य है, प्रत्यक्ष को सत्य का रूप, वो सत्य का रूप, सत्य का रूप, का रूप, प्रत्यक्ष जो चीजें दिख रही है वही सत्य का रूप है, तो मूर्त अवस्था में जो दिखेगा वही सही है। तो यह चीजें बालक मानता है। और इसमें कह भी रहा है अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त अवस्था में तार्किक रूप से सोचने लगेंगे, तो इसमें तार्किक रूप से भी सोचेंगे, तार्किक तार्किक रूप से सोचना भी लगेंगे। तार्किक रूप से सोचने लगेंगे, जो है ये लॉजिकल सोचना शुरू कर देंगे मूर्त अवस्था में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 मूर्त अवस्था एकदम करेक्ट आंसर है। औपचारिक संक्रियात्मक क्या होती है, ये अमूर्त अवस्था होती, आप कहेंगे अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था क्या है, अमूर्त अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कल्पना के आधार पर, कल्पना के आधार को, कल्पना के आधार को एक जो मूर्त रूप देना, मूर्त रूप देना, मूर्त रूप देना, कल्पना के आधार को एक मूर्त रूप देना, ये होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक क्रिया होती है। तो जीन पियाजे ने ये 4 प्रकार के सिद्धांत दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये 4 पार्ट थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को समायोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनर्योजन और पुनर्व्यवस्थितीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। देखिए, पहली बात तो आप किसी व्यवहार विचार को कॉम्बिनेशन करिए और कॉम्बिनेशन करके उसको अरेंज करिए, अरेंज करने के बाद फिर आप उसको व्यवस्थितीकरण करिए, पुनः संयोजन करिए, रिकॉम्बिनेशन और रीऑर्गेनाइजेशन करिए। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपने कुछ विचार इस प्रकार रखे, जैसे कोई चीजें हैं आप डिसेबल्ड बिखरी हुई है, तो क्या यह सुसंगठित है, क्या व्यवस्थित है, आप कहेंगे ये एकदम व्यवस्थित नहीं है। इसको आपने क्या किया कि आपने एक अरेंज सीक्वेंस में रख दिया, इसको, इन सभी को एक सीक्वेंस में रख दिया। अब क्या किया आपने, इनको सीक्वेंस में रख दिया, यानी कि इनको एक अरेंजमेंट किया, इनका संयोजन किया आपने, तो ये बन क्या गया, ये संगठन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बन गया, संगठन, संगठन, इसका संगठन बन गया। क्या बन गया, ये संगठन। तो इन सब जो व्यवहारों और विचारों के समायोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थितीकरण, यानी कि कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन करने की जो प्रोसेस है, जो सार्थक प्रणाली है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, चिंतन, थिंकिंग और लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से निभाते हैं। आप किसको सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं। तो बच्चे के लिए दंड और पुरस्कार से क्या अधिगम प्रोसेस बहुत बेहतर हो सकता है, थिंकिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी। आपने पुरस्कार दिया तो मान लीजिए खुश हो गया, लेकिन आपने दंड दिया तो वो और घबरा जाएगा, डरेगा, और वह चिंतन और अधिगम की प्रक्रिया बहुत बेहतर नहीं कर सकता, वह थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस बहुत बेहतर नहीं कर सकता, यानी डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। सांस्कृतिक उपकरण, हाँ सांस्कृतिक उपकरण यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि
बच्चा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो सांस्कृतिक उपकरण है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया से सीखता है। क्या करता है? अपनी अंतःक्रिया से सीखता है ये समाज और संस्कृति के। तो बात एकदम सही है। दूसरा कहते हैं समान योग्यता समूह निर्माण करना। अभी तो आपने सिखाना शुरू किया है, योग्यता कैसे आप जस्टिफाई कर देंगे? तो यह तो एकदम गलत है। अग्रिम आयोजन नहीं, अभी तो उसका इनिशियल लर्निंग पीरियड है, तो चिंतन करने का। तो आयोजन क्या करिएगा? तो यह भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण कराती है, उन्हें संकेत देती है, ध्यान से देखिएगा, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है। प्राथमिक चरण भी बताया इन्होंने, ताकि वे दी गई समस्या को के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। क्या कहलाती है? यह कहलाती है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या कहलाती है? यह कहती है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? स्केप फोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी योजना है जिसमें इशारों के माध्यम से सिखाया जाता है। इशारों, संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। इसको पाड़ का नियम भी बोलते हैं। पाड़ यानी कि स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग अर्थात पाड़ का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को जब आपने समस्या दिया, कोई अध्यापिका जो समस्या देती है तो उसका संकेत भी देती है कि इस तरह से इसको सरलीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन करके और इसको सवाल को सुलझाया जाता है। सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण, अगर वह बच्चा बहुत ज्यादा अच्छी तरह नहीं वो समझ पाता है, तो उसके प्रथम चरण को भी वो बताती है कि प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप ऐसे सॉल्व किया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आप करिए। तो यह होता है इशारों से, संकेतों से और फर्स्ट स्टेप सॉल्व करा के, यानी कि उसको हेल्प करा के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराने की प्रक्रिया, इसको वो बोलते हैं इसके फोल्डिंग, यानी कि पार का नियम। तो यह होता है आपका पार, ये पार का नियम, यानी ले बायदोस्की का जो सिद्धांत था वो पार का सिद्धांत था। इसके तहत ये जो है अध्यापिका ने इस समस्या का सुलझाया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिकता का नैतिक सिद्धांत था। सामाजिकता का नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत कौन सा नैतिक सिद्धांत था? नैतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो इसमें कहा इन्होंने नैतिक तर्क पर डेवलप करता है बच्चा जो है। नैतिक तर्क उसके जो विकास होता है वो वयस्कों में नैतिक तर्क के आधार पे होता है इनका विकास, और ये डेवलपमेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने सामाजिकता का नैतिक सिद्धांत दिया था, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? कौन से पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? निष्क्रिय नकल पहला है, नहीं। निष्क्रिय नकल, नकल का कोई मतलब नहीं होता है, नकल करना कोई भी बहुत अच्छी चीज नहीं। तो उसके लिए वह हमेशा मना करेगी कि नकल आप मत करिए, खुद से चिंतन करके खुद बेहतर काम करिए, तब आपका विकास अच्छा होगा। कंठस्थ स्मरण, यह हमेशा ये बहुत बेहतर प्रक्रिया नहीं होती है। कभी कभी कंठस्थ स्मरण भी कराया जाता है, लेकिन इसमें चिंतन सबसे ज्यादा अधिगम का जो बहुत अच्छा प्रोसेस है वो थिंकिंग है। जो आप थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ज्ञान निर्माण, हाँ, ज्ञान निर्माण के लिए आप अधिगम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो यह सिद्धांत रचना सबसे बढ़िया है। और किसको बढ़ावा मिलेगी? अध्यापिका को विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ाना चाहिए? ज्ञान निर्माण। ज्ञान निर्माण यानी कि जो उसका नॉलेज है वह बिल्डअप हो। तो उच्च प्रतिस्पर्धा, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर तो सीधा सीधा दे रहा है ज्ञान निर्माण, तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध के समकालीन संप्रतियों के अनुसार बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या है? आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस कोसेंट, जो है इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर वैध होते हैं, नहीं, यह वैध तो बहुत वो नहीं है, विश्वसनीय होते हैं, नहीं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रही होते हैं, हाँ, कल्चरली बेस्ड जो होते हैं उनका जो है स्टडी आई को जांचने के लिए या उपयुक्त नहीं होता है, वो सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रही जो होते हैं क्योंकि वो कल्चरली अपने ही कल्चर के जो है संकुचित माइंड में ही रह जाते हैं, तो उनका जो पूर्वाग्रही होते हैं और उनका जांचा नहीं जा सकता, वो बहुत बेहतर परिणाम नहीं देगा। अच्छा, आईक्यू के जो आईक्यू का प्रादुर्भाव किया था वह किसने किया था? तो वो किया था आपका टर्मन ने। टर्मन ने दिया था कब? टर्मन ने दिया था। कब दिया था यह सिद्धांत आईक्यू का कि आईक्यू बुद्धिलब्धि का सूत्र? तो ये दिया था 1916 में। 1916 में टर्मन ने दिया था बुद्धिलब्धि का सिद्धांत, सूत्र दिया था। अब इस सूत्र को क्या कहते हैं? आईक्यू लेवल इज इक्वल टू क्या बोलता है? मानसिक आयु, मानसिक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और ये होता है आपका आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल चेक करते हैं जो ये यही सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र देने का जो दिया था वो दिया था आपका टर्मन ने 1916 ईस्वी में। कब दिया था? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा और विचार। भाषा और विचार, इसके बारे में कहा गया है कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं, कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं, बात तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है? एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, नहीं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होते हैं। शुरुआती दौर में लेब वाइत्गोत्स्की जी कहते हैं कि शुरुआती दौर में भाषा और विचार अलग होते हैं, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके भाषा उसकी अलग होती है, धीरे धीरे उसके विचारों में परिवर्तन आता है। तो भाषा और विचार शुरुआत में अलग होते हैं, लेकिन बाद में भाषा और विचार एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं। तो यह तो ऑप्शन एकदम गलत है। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं, विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे विकास होगा भाषा का भी उसी प्रकार विकास होगा, आपके विचारों का विकास होता है। तो यह एकदम गलत है। एक स्थिर और एक रूप से ही अंतःक्रिया करते हैं, एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं और भाषा और विचार एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ये एकदम बात सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर, ये नाम किसने दिया, किसने डिफाइन किया? तो ये जेंडर नाम जो डिफाइन किया, जो बताया, उस समाज ने बताया। समाज ने कहा यह सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना क्या है? ये सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है। अब सामाजिक संरचना यानी कि समाज द्वारा निर्धारित है, ये समाज द्वारा निर्धारित है, समाज द्वारा निर्धारित ये समाज द्वारा निर्धारित है। समाज में जब बच्चा जो है 4 वर्ष का हो जाता है, लगभग 4 वर्ष का, तो उसके अंदर जेंडर को आसपास के जो बच्चे होते हैं, जो उनकी भूमिकाएं होती है, उनको समझ उसी प्रकार से विकसित किया जाता है क्योंकि वो सोशल में रहता है। इसी प्रकार जब आप यहां पर देखते हैं कि रूढ़िवादिता के सिद्धांत बहुत आपको मिलते हैं। अगर बालक है तो उसको कोई कार दे देंगे या कार दे देंगे, कार से खेलने के लिए कर देंगे। और बालिका है, अगर बालिका है तो उसको गुड़िया दे देंगे, गुड़िया दे देंगे।
कहेंगे गुड़िया से खेले। ये क्या है? ये जेंडर को दर्शाता है, यह रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि बालक और बालिका में आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये बालक है तो ये कारों से खेलेगा, बालिका है तो ये गुड़िया से खेलेगी। और उसी प्रकार से सोशल और कल्चर दोनों एक ही साथ मूव करते हैं। तो कब ये डिफाइन करने लगते हैं? 4 साल के बाद। 4 साल की उम्र से बच्चे प्राय समझ जाते हैं कि ये हाँ बालक है या बालिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, देखिए समावेशन शिक्षा क्या होती है? समावेशन शिक्षा का मतलब होता है एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सभी छात्रों को बिठा के एक ही साथ में शिक्षा देना। समावेशन शिक्षा में जो सामान्य बालक है, सामान्य सामान्य बालक बालक सामान्य बालक प्लस जो बुद्धिजीवी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बालक है, बुद्धिजीवी बालक, बुद्धिजीवी बालक, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड वाला बालक है, प्लस शारीरिक और मानसिक, शारीरिक यो मानसिक, मानसिक रूप से विक्षिप्त, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक हैं उनको इस साथ में, एक साथ में बिठा के जब शिक्षा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं समावेशन शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब क्या होता है कि सामान्य बच्चा जिस तरह से ट्रीट करेगा, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा, तो जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है उसको देखकर थोड़ा एडवांस बनने की कोशिश करेगा, तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वह ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो डेवलपमेंट शारीरिक और मानसिक, जो बच्चे कमजोर है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वह भी प्रयास करेंगे कि बेहतर अधिगम प्राप्त करें, तो ये शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये समान शिक्षा है। अब ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें, विविधता यानी डाइवर्सिटी को, नेचर्स, अब जो एक्सेप्टेंस है अब डाइवर्सिटी का उसको पोषित करें। डाइवर्सिटी मतलब ये देखिए सामान्य बालक है, शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत बालक हैं, बुद्धिजीवी बालक हैं, ये सारे लोगों में कई प्रकार की डाइवर्सिटीज है। अब इनको एक समान शिक्षा दिया, समान शिक्षा, समान शिक्षा, तो क्या हुआ? समान शिक्षा और डाइवर्सिटी को एक जगह पर प्रतिग्रहित करेंगे तो यह समान शिक्षा का जो समावेशन शिक्षा है यह पूर्ण होगी। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, रूढ़िवादियों का नामनीकरण को बढ़ावा दे, यह तो एकदम गलत है। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करें, नहीं, कोई बालक इसमें योग्य होगा और कोई बालक थोड़ा सा कम योग्य होगा, तो अगर साथ में एजुकेशन देंगे तो वह बेहतर परफॉर्म कर सकेगा जो कम योग्य होगा, तो यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें, प्रतिस्पर्धा बालकों में नहीं होती है। जब आप छोटे तौर पे जब बाल शिक्षा कहते हैं, बाल शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, प्रतिस्पर्धा नहीं कराई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, इसका मतलब एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो है जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू जारी रखें, निरंतर प्रक्रिया करें। दूसरा क्या कह रहा है? बात सही है, मूल्यांकन जो है निरंतर करना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे मूल्यांकन करने में जो टीचर है वो पढ़ा रहा है क्लास में तो भी क्वेश्चन रेज करता है और उससे भी बच्चे का मूल्यांकन कर लेता है कि वह कितने स्तर में है और कैसा वो एजुकेशन ग्रहण कर रहा है, वह सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसके समझ में वो चीजें आ रही है नहीं आ रही है जो हम अधिगम के रूप में उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये मूल्यांकन भी बहुत बेहतरीन होता है, मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है ताकि अधिगम का प्रोसेस को पूरा किया जा सके। तो यह निरंतर प्रक्रिया है, ये तो बात सही है। दूसरा क्या कहता है? मुख्यतः
आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, ऐसा नहीं होता है। क्लास के दौरान ही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह जो है टर्म एकदम गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत। तीसरा क्या कह रहा है, सत्र के अंत में मूल्यांकन करें, यह भी गलत है। सत्र के शुरुआत में ही मूल्यांकन कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्र के बाद मूल्यांकन करिए, सत्र के पहले मूल्यांकन करिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बाल शिक्षा पर आधारित है, बाल शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो बाल शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मूल्यांकन निरंतर करना है आपको, ये नहीं साल भर के भीतर, साल भर के बाद, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आप उसको प्रोसेस लर्निंग कराएंगे, पीछे आप भूलता रहेगा। तो अगर आपने मूल्यांकन कर लिया तो आपको पता रहेगा कि बालक कहाँ पर भूल रहा है, जो है, और कहाँ उसको बहुत ज्यादा बेहतर और बताने की जरूरत है। तो मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा में मदद करता है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन है क्या। ये होता है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, जब किसी चीज का हम कल्पना करके, कोई चीज हमने कोई समस्या हमको मिली और प्रीवियस जो इंसिडेंट है, प्रीवियस जो समस्याएं हमने सॉल्व किया है, उसके माध्यम से उसकी चिंतन करके फिर आगे की तरफ हम प्रोसीड करके उस नई समस्या को सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग। या हमारे पास कोई नई समस्या जन्म ली, कोई नई समस्या हमको मिली, तो पूर्व समस्याओं के आधार पर या अग्रिम जो समस्याएं आने वाली है उनको अमूर्त अवस्था को जान के मूर्त रूप में, साकार रूप में देना है, जो है, जो समस्या को सॉल्व करना ही जो है क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। अब आपको ऑप्शन दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला एकदम बेस्ड है, ये फार्मूला बेस्ड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो रटा रटाया फार्मूला है और ये जानते हैं, सब प्रूव्ड है। इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रपति, ये तो आप वास्तव में सार्वभौमिक सत्य है कि भारत का पहला राष्ट्रपति हुआ था, तो यह एकदम क्रिटिकल थिंकिंग का कोई विषय नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो जो स्टैटिक्स नॉलेज है उसमें आता है। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है, हम किसी तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। देखिए, यहां पर हम किस तरह से भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, तो यह आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और अब इस पर आपको थिंकिंग अपनी लिखनी है। आप क्रिटिकल थिंकिंग लिखिएगा, किस तरह से हम जल संकट को टाल सकते हैं, तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर आपके सोच को दर्शाएगा, आपकी थिंकिंग को दर्शाएगा, आपके चिंतन को दर्शाया जाएगा। तो यह क्या होगा, यह होगा क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम अपने स्वतः के जो चिंतन विकास से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। इससे पहले यह समस्याएं कभी हमने सॉल्व नहीं किया था, नई समस्या मिली और नई तरह से चिंतन हमने किया, ये तो बात सही है। चौथा क्या है, बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है, यह तो एकदम स्टैटिक्स है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है कि हम किस तरह से भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन क्या है, जो है सक्सेस इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिव शिक्षा है उसको सफल कैसे बनाया जाए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कहता है उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, नहीं, अलग संकाय में आप पढ़ाइएगा तो उनके अंदर मतभेद आएगा, तो ये आपका गलत है। समावेशन शिक्षा में एक ही जगह पर सभी बच्चों को बिठा के समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशन शिक्षा है, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, इसमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, बात सही है, यह तो एकदम सही है। तीसरा क्या कह रहा है, वह विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया, नहीं, विद्यार्थियों के सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है उसको अनदेखा करके आप बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, बेहतर समावेशन एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, तो यह तो गलत हो गया। चौथा क्या कहता है, इनके लिए विद्यालय
पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, नहीं, यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, उसमें अपनेपन की भावना को बढ़ाया जाए, वह जो है डाइवर्सिटी को अनदेखा ना किया जाए। जब विभिन्न विविध प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे हैं या कई शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं, तो उनको एक साथ में एजुकेशन दिया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उनके अपनेपन की जो भावना का बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, यह सबसे महत्वपूर्ण है समावेशन शिक्षा को सफल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुणज वैकल्य, यहां पर वैकल्य है, गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? तो गुणज वैकल्य सबसे पहले है क्या, पर पहले उसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है? इसमें कैलकुलेशन की दिक्कत होती है। क्या होती है इसमें? प्रॉब्लम्स होती है किसकी? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कहां पर करते हैं? आप कहेंगे गणित में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके साथ में और हम कुछ चीजें देख लेते हैं। डिसकैलकुलिया तो गणित में दिक्कत की, लेकिन अगर हम कहें कि पढ़ने की अक्षमता को कैसे दर्शाते हैं, तो डिसलेक्सिया से दर्शाते हैं। क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है। लेकिन अगर लिखने की बात करें, लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, तो लिखना कैसे होता है? लिखने की अक्षमता क्या होता है? वो ग्राफिंग करते हैं, तो डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। क्या होता है? डिसग्राफिया, लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता क्या होती है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने की अक्षमता, जो लिखने में सही नहीं है, जो लिख नहीं पाता है, उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें गुणज वैकल्य के लिए क्या सही हो जाएगा? आपका गणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? तो समावेशन में बाधक कौन सा बनता है? ब्रेन लिपि किताबें हैं, जो ब्रेन लिपि की किताबें हैं वो नहीं। ब्रेन लिपि की किताबें तो दृष्टिबाधित के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अस्पर्शनीय मानचित्र, क्योंकि आंख से नहीं देख नहीं पा रहा है, तो स्पर्श करके वो मानचित्र को समझ सकेगा, ये भी सही है। लिपिक की मदद मदद लेना, लिपिक जो क्लर्क होता है उसका मदद लेना, जो असिस्टेंट है उसका मदद लेना चाहिए, ठीक है, यह भी बात सही है, उनको हेल्प मिलती। लिखित परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं सबसे बाधित होती, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, तो लिखेगा कैसे? कैसे वो अपनी राइटिंग को वो इम्प्रूव करेगा? और जब वो देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है उस चीज को कि कहाँ पर लिखना है, तो जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो लिखेगा कहाँ से? तो लिखित परीक्षाएं जो है सबसे ज्यादा उसके लिए बाधक होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है कि लिखित परीक्षाएं दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बाधक है लिखित परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? देखिए पहली बात ये समझते हैं स्वलीनता क्या है। स्वलीनता का मतलब होता है अपनेपन में ही खो जाना, यानी कि अपने आप में ही लीन हो जाना। अब अपने आप में लीन होने का मतलब होता है कि जब बालक छोटा सा बच्चा रहता है, तो वह अपनी ही चीजों को बार बार दोहराता है, अपने ही कहे बातों को, अपनी कहे बातों को, अपनी कही बातों को, कही बातों को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो उसको बोलते हैं स्वालीनता, यानी कि पुनरावृत्ति व्यवहार करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा व्यवहार कर रहा है? पुनरावृत्ति की व्यवहार कर रहा है, वो बार बार उस चीज को दोहराता है। यह दिव्यांगता जो होती है, यह सामाजिक संचार की चुनौती के कारण होती है, कारण बनती है, और वह जो है अंतः पुनरावृत्ति
व्यवहार के गुण में प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? स्वलीनता वाले में। तो यह स्वलीनता का मतलब जो होता है, ये जो इसको अगर इंग्लिश टर्म में आप इसको समझेंगे कि स्वलीनता क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एथिज्म। एथिज्म एथिज्म का मतलब होता है अपने आप में स्वयं में लीन रहना, यानी अपनी ही बातों को कह के और बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति का व्यवहार करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनरावृत्ति व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब को पढ़ ली है। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? स्वलीनता नहीं, स्वलीनता में बाल जो बच्चा होता है वह स्वयं की बातों को बड़बड़ाता है, तो यह तो नहीं है। दूसरा प्रतिभाशीलता, प्रतिभाशीलता गिफ्टेडनेस है, ये तो बात सही है। तीसरा क्या है? पठन वैकल्य। पठन वैकल्य क्या होता है? पठने पाठ करने में उसको दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। पाठ करने में उसको दिक्कत होती है, तो ये तो पाठ कर चुकी है, यानी कि ये पढ़ने में योग्य है। मानसिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता यह नहीं होगा, क्योंकि जब मानसिक रूप से दुरुस्त रहेगी तभी तो पढ़ेगी। तो ये इसमें आपका प्रतिभाशीलता है, यानी गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस गिफ्टेडनेस ये प्रतिभाशीलता है। यह ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है कि वह प्रतिभाशाली बच्ची है जिसने स्वतंत्र रूप से पढ़ना सीख लिया है और अपने उम्र की जितनी भी किताबें हैं उसकी पहुंच की उसको वो पढ़ चुकी है। तो ये है इसकी प्रतिभाशीलता। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम द्वारा। बात सही है, खोजी अधिगम। जब आप किसी समस्या को खोजने के लिए, यानी कि समस्या को खुद तलाश करने के लिए उसको देते हैं बच्चे को, तो वह जो है डिस्कवरी करने के लिए, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, क्योंकि वह नए नए विचारों से उसको सीखने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है? पुनरावृत्ति और अभ्यास से। यह सीखने का बहुत बेहतर तरीका नहीं है, लेकिन पुनरावृत्ति और अभ्यास से उसको मेमोराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये नहीं है। निष्क्रिय नकल, यह भी सही नहीं है। कंठस्थ स्मरण, रट्टाफिकेशन का तो एकदम काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, खोजी अधिगम। खोजी अधिगम। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कथन दिया गया है, कथन ए, और उसका रीजन दिया है, कारण दिया है आर। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। कथन क्या कह रहा है? कथन ये कहता है विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। नहीं, जो विद्यालय में सीखी गई सामग्रियां हैं, जो पुराने समय में जो पुराने ट्रेडिशन से चली आई जो सामग्रियां हैं, उन्हीं का पुनरुत्पादन पर जोर नहीं देना चाहिए। नई नई सामग्रियां जो शिक्षण कौशल को बढ़ावा देती हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार से कथन तो पहला वाला एकदम सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा क्या कहता है? स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। यह तो एकदम गलत है कि स्मृति जो है कंस्ट्रक्टिव भी होती है और कॉर्पोरेटिव भी होती है, इन कॉर्पोरेटिव भी होती है। तो यह तो आपका तर्क भी एकदम गलत है, तर्क भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 ना तो ए सही है ना ही आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करना चाहिए? कैसा क्रियाकलाप बनाना चाहिए? पहला है जिसकी आवृत्ति अति आमूर्त हो। नहीं, अति आमूर्त होगा तो बालक बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आमूर्त अवस्था जो है वो 11 साल से 13 साल के बीच में होती है, जब आमूर्त चिंतन करना वो शुरू कर देता है। इससे पहले बालक अगर बाल शिक्षा आप दे रहे हैं तो आमूर्त वह नहीं सीख सकता है।
दूसरा क्या है, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, बात सही है। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वह अधिगम क्रियाकलाप कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह अधिगम प्रक्रिया प्रोसेस को सबसे ज्यादा समझते हैं, यह तो बात सही है। तीसरा क्या कहता है, जो विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य से गैर और अन्य देशीय हो। नहीं, गैर एवं अन्य देशी रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि विद्यार्थी वहां तक वो क्रिएटिव माइंड नहीं है, वहां तक नहीं सोच सकता, तो यह भी आपका गलत है। जिसका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान एवं पुनरुत्पादन से है मात्र हो। नहीं, पूर्व ज्ञान अभी तो उसको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो वो अमूर्त चिंतन के लायक नहीं है, तो पूर्व ज्ञान से कैसे वो जो है अपना स्मरण कर लेगा। तो यह भी आपका सही नहीं। आपको सही है ऑप्शन नंबर 2, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो उसके साथ में आप अधिगम क्रियाकलाप बनाइए, संपादित करना चाहिए, जिसके माध्यम से वह अधिगम की प्रक्रिया को पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उससे संलग्न होकर उस अधिगम प्रक्रिया को पूरा करें। ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा न्यूनतम कर दीजिएगा तो वह स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकेंगे, विकास नहीं होगा। विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए। नहीं, विकर्षण को अधिकतम नहीं करना है। तीसरा क्या कह रहा है, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत विकल्पों को भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत विकल्प नहीं रखेगा तो आप सामूहिक विकल्प में उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यह भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 एक ही बचा है, वही करेक्ट होगा। कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। कार्य जो किया उसकी सत्यता को अधिकतम करिए, उनको डिस्प्ले करिए, जो चीजें उन्होंने सीखी है उनको डिस्प्ले करिए, उनके बुकों को डिस्प्ले करिए, उनको बताइए, समझाइए कि इसमें ये गलतियां थी, ये इंप्रूव करना है। तो कार्य की जो सत्यता है उस पर आप ध्यान देकर अधिगम को बेहतर बना सकते हैं और सारे बच्चों को एक साथ में संलग्न करके अधिगम प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको आपका ऑप्शन नंबर 1 स्मृति सहायक तकनीकी। स्मृति सहायक तकनीकी क्या होती है कि जब किसी चीज की समस्या को मेमोराइजेशन किया जाता है, कहीं चिंतन करके, स्मृत करके और जो है उसको कार्य का संपादन किया जाता है या उसका जो है समस्या को हल किया जाता है, तब उसमें स्मृति सहायक तकनीकी काम आती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान्य युक्ति से दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो। सामान्य है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं। दूसरा क्या है, कार्यात्मक स्थिरता। नहीं, कार्यात्मक स्थिरता नहीं कहलाती है। अनुक्रिया समुच्च। नहीं, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स सेट, यह भी नहीं होता है। अनुमानी सोच, अनुमानी, हाँ, ये अनुमानी जैसे विकल्प आप देखते हैं, यहां पर विकल्प आपने देखा तो यहां पर अनुमान आप लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे तो अनुमान के माध्यम से उस समस्या के समाधान तक पहुंचा जा सकता है। यह सामान्य युक्ति है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य युक्ति की समस्या को अनुमानतः विधि बहुत ज्यादा मददगार होती है, उसके तहत आप उसको समस्या को हल कर सकते हैं। अनुमानी सोच क्या होगी, आपका अनुमानी सोच कहलाती है, अगर सामान्य स्थिति में उस तक पहुंचकर उस समस्या को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। अब अवधारणाएं क्या है, ऑप्शन नंबर ए अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। दूसरा, पूरी तरह से अतार्किक और अविवेकी होती है। तीसरा, विद्यार्थियों की सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती है। और चौथा, अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए। तो निगेटिव टर्म को एकदम काट दीजिए, अपने आप पॉजिटिव जितना सेंस है वो सब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ये पॉजिटिव सेंस की बातें कर रहा है,
तो आप यहां पर निगेटिव सेंस काटिए। देखिए अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है, यह तो अधिगम की ही बात हो रही है, तो इसमें भूमिका तो निभाएगा, तो यह तो काम खत्म, पहला वाला एकदम गलत हो गया। दूसरा देखिए, पूरी तरह से अंतर तार्किक होती है, अविवेकी होती है। अविवेकी अधिगम नहीं होता है, अधिगम हमेशा विवेकशील होता है, वह विवेक से किया जाता है, अधिगम अविवेकी नहीं होता है। तो वैकल्पिक अवधारणा अविवेकी नहीं है, बात सही। विद्यार्थियों में सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती है, बात सही है। सहज सिद्धांत और ज्ञान को दर्शाती है, यह भी सही है। अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, यह तो गलत है एकदम। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम क्या है? व्हाट इज मीन्स ऑफ लर्निंग? लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अधिगम एक नंबर ऑप्शन कहता है संवेगों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। दूसरा, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, सामाजिक संदर्भ में कभी कभार प्रभावित होता है। चौथा, सामाजिक संदर्भ में कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो अधिगम ये पॉजिटिव सेंस का है, इसको बोलते हैं लर्निंग। अब लर्निंग क्या निगेटिव सेंस देता है? आप कहेंगे एकदम नहीं देगा। तो जितने भी निगेटिव टर्म के ऑप्शन है उसको हटाइए, सॉल्व करने की सबसे बढ़िया टेक्निक देखिए। सबसे चौथा ऑप्शन, सामाजिक संदर्भ में कभी भी प्रभावित नहीं होता है, यह तो गलत है। आप जो सामाजिक परिवेश का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है अधिगम में, तो यह तो एकदम प्रभावित होता है सामाजिक कार्यों से, ये तो गलत हो गया। सामाजिक संदर्भ में कभी कभार प्रभावित होता है, नहीं, कभी कभार वाला काम एकदम खत्म है। अब फिर दूसरा क्या कहता है? संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, नहीं, संवेगों से भी प्रभावित होता है, इमोशन से भी प्रभावित होता है, उसके जो है मोटिवेशन से भी प्रभावित होता है, वो सामाजिक संरचना से भी प्रभावित होता है, तो यह तो गलत हो गया। अब बचा केवल ये, संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन को काटने की कोशिश करिए। ऑप्शन अगर कौन गलत है इसको हटा दिया आपने, तो आपका जो है चांस है कि आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो जाए और आईक्यू लेवल अभी आपका बहुत बेहतर रहेगा, एनालिसिस आप क्वेश्चन का कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में एक कथन दिया है, दूसरा तर्क है। कथन क्या कहता है? एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम कराने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, संप्रत्यय की समझ पाने के लिए वह अधिगम लर्निंग कराना चाहिए, इसके लिए अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन करना चाहिए। बात सही है कि उसको मोटिवेट करना चाहिए, तभी तो अच्छा अधिगम प्राप्त कर सकेगा, अच्छा लर्निंग कर सकेगा। दूसरा क्या कहता है कि अधिगम अधिक प्रभावी है और अर्थपूर्ण होता है। बात सही है, अगर वे महारत उन्मुखी हो। महारत उन्मुखी का मतलब होता है जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल हो, जो अर्थपूर्ण नॉलेज है उसमें वह सबसे ज्यादा अव्वल हो, महारथी हो, तो तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है जब उसके अंदर जो है मोटिवेशन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर रहेगी, तभी वह अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो सकती है और बेहतर ढंग से हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें कथन भी सही है, तर्क भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है 4। इसमें देखिए जितने भी पॉजिटिव टर्म हैं उनको रखिए, निगेटिव टर्म वाले को हटा दीजिए, क्योंकि बाधक बनने वाला टर्म है वही आपका सही आंसर होगा कि जो निगेटिव सेंस देता होगा। तो वातावरण, स्वाभाविक, सहज, पारस्परिक क्रिया, यह तो एकदम सही है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस का और स्वाभाविक सहज क्रिया जो परस्पर क्रिया है। ठीक है, वातावरण से भी अधिगम लिया जाता है। स्व विप्रेरित, स्व सेल्फ मोटिवेशन अभ्यास भी होता है। बात सही है। जानने और खोज करने की चाह, यह भी सही है।
तो बाधक कौन बनता है? कठोर और अनव्य पाठ्यक्रम जो है ये बाधक बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ये नेगेटिव सेंस का, और ये नेगेटिव सेंस पूछा है कि आपसे बाधक कौन बनेगा? कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? जो है स्वयं की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो सेल्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उससे कैसे आप जो है अवगत होना क्या कहलाएगा? कि उससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, जो वो उससे क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन है स्मृतिकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है परासंज्ञान, चौथा है विलंबित नकल। तो इसको बोलते हैं परासंज्ञान, इसको बोलते हैं परासंज्ञान। परासंज्ञान का मतलब होता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन, ये कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, कॉग्निशन प्रोसेस की। तो इसको अगर इससे अवगत आप कहलाना क्या कहलाएगा? परासंज्ञान। परासंज्ञान यानी मेटा कॉग्निशन। तो अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए यह किसने सिद्धांत दिया था? तो यह इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने परासंज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया था। फिर उसी में एक है परासंज्ञानात्मक का ये सिद्धांत, जिसको मेटाकॉग्निज्म भी कहते हैं। यहां तक हमारा एक आज का सेशन ये पूरा हुआ, और 30 क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया। और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे, और उसमें भी 30 क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक आप लोग इस जो है सीरीज का आनंद लीजिए, और इसको एक दो बार पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत बेहतर परफॉर्म एग्जामिनेशन हॉल में कर सकेंगे।